नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज। मैं हूं अंजलिका आपके साथ। बिजनेस रेमेडीज द्वारा हाल ही में नॉलेज सीरीज की शुरुआत जूम प्लेटफॉर्म पर वेबिनार के माध्यम से की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, इकोनॉमी और जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों पर शनिवार को वेबिनार का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में बिजनेस रेमेडीज द्वारा 27 अगस्त शुक्रवार को एक और वेबिनार सर्राफा कारोबारियों पर हॉलमार्क के साथ HUID के नियम सरकार द्वारा लगाए जाने पर की गई। इस वेबिनार का प्रमुख मुद्दा रहा, क्या न्याय संगत है लघु एवं मध्य स्तर के सर्राफा कारोबारियों पर हॉलमार्क के साथ HUID का नियम लागू करना। इस वेबिनार के मुख्य पैनलिस्ट थे श्री कैलाश मित्तल, अध्यक्ष सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर। वेबिनार के दूसरे पैनलिस्ट थे श्री राम शरण गुप्ता, अध्यक्ष ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर। वेबिनार के तीसरे पैनलिस्ट थे श्री मातादीन सोनी, महामंत्री सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर। वेबिनार के चौथे और अंतिम पैनलिस्ट रहे श्री नवल अग्रवाल, चेयरमैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेल। चलिए रुख करते हैं अब वेबिनार की तरफ। सर, बिजनेस रेमेडीज ने प्रिंट मीडिया के बाद में एक ये नॉलेज सीरीज की स्टार्टिंग करी थी, जिसमें आज हम 13 वेबिनार करने जा रहे हैं। हमने कई टॉपिक पे इससे पहले वेबिनार करी, जो कि स्टॉक मार्केट को लेकर थी कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट अपने सर्वोच्च स्तरों पर है और आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, इस पर हमने वेबिनार करी। सर, कॉपीराइट और पेटेंट को लेकर हमने वेबिनार करी, जो कि इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई बिजनेस के लिए। इवेंट इंडस्ट्री जो इतने लंबे समय से बंद रही और अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ही है, तो आगे गवर्नमेंट क्या सोचती है, किस तरह से इवेंट मैनेजर्स एसोसिएशन आगे की रणनीति बना रही है, इसको लेके हमने वेबिनार करी। हम लोगों ने कोशिश करी सर लंबे समय बाद में कि थोड़ा सा डिजिटली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की या इंडस्ट्री की बात सरकार तक डिजिटल माध्यम से ही पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे द्वारा जो भी वेबिनार की जाती है वो बाद में हमारे YouTube चैनल, बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल पे लाइव भी करी जाती है बाद में कंप्लीटली, जिससे कि कोई पार्टिसिपेंट अगर लेट भी ज्वाइन करता है तब भी आप सभी के व्यू वो जान सके, इंडस्ट्री को लेकर सभी व्यू जो भी आप रखते हैं उस तक बढ़ सके और आगे इंडस्ट्री किस तरह से रन करेगी उसके भी एक बार नॉलेज ले ले कि किस तरह से अब आगे व्यू आपके रहते हैं। अभी आज की वेबिनार का जो मुद्दा है, इसको लेके कंप्लीटली जितने भी सर्राफा व्यवसायी है सभी चिंतित है और काफी कदम भी उठाया है आपने। एक दिन का विरोध प्रदर्शन भी रहा। आज की वेबिनार में हम जानेंगे कि सरकार कितनी सुनवाई कर रही है, आप किस तरह से देखते हैं आगे इंडस्ट्री को। आज की वेबिनार में ये रहेगा। और आज की वेबिनार में हमारे साथ में बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर धैर्यवर्धन सर जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन सर, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बिजनेस रेमेडीज के बारे में व्यू आप रखें और इसके बाद में तब तक तकरीबन 5-1 मिनट में दोनों ही सर ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में वेबिनार को भी स्टार्ट कर देते हैं। नमस्ते आप सभी अनुभवी पैनलिस्ट का। श्रीमान नवल अग्रवाल साहब लंबे समय से ज्वेलरी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है अग्रवाल साहब। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में रामचरण गुप्ता साहब हैं, जो अध्यक्ष है ज्वेलर्स एसोसिएशन। हॉलमार्किंग एक लंबे समय से ये चल रहा था कि क्वालिटी कंट्रोल इम्पोर्टेंट है ग्राहकों के नजरिए से भी, और जिस तरीके से 22 कैरेट 24 कैरेट और ये जो मिलना चाहिए, जो कैरेट बताया गया है सोना उतना ज्वेलरी मिलनी चाहिए। बहुत सारे ज्वेलर्स लंबे समय से जिनका ब्रांड स्थापित है और उन्होंने अपना नाम बनाया है, तो उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे थे। लेकिन जब हम वृहद स्तर पर बात करें तो कहीं ना कहीं चिंता भी थी। तो सरकार ने जब हॉलमार्क का नियम किया तो सभी ज्वेलर्स ने उसका स्वागत किया और
आगे उसको समर्थन अपना दिया। लेकिन जिस तरीके से जो भी बातें आ रही है कि कठोरता लागू होनी चाहिए, जेल के प्रावधान है या जुर्माने के 5-5 गुना के प्रावधान है, तो ऐसे प्रावधान है जो कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री में एक जो डर चाहते हुए, जब बहुत सारे ज्वेलर्स से जब हम मिलते हैं तो आने लग गया इसमें, बहुत सारे ज्वेलर्स से मिलते हैं तो ये चीज सामने आती है कि सेंटर्स, हॉलमार्क के सेंटर्स पर्याप्त मात्रा में छोटे कस्बों में नहीं है पर्याप्त सेंटर। बड़े शहरों में तो सेंटर हैं, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी कस्बों में हॉलमार्क के सेंटर नहीं है। और जिस तरीके से जो चार्जेस की बात है कि क्या चार्जेस होना चाहिए, उसको भी लेके कंसर्न बहुत सारे ज्वेलर्स जताते हैं। पहले 25 रुपीज़ का एक चार्जेस होता था, और BIS की हॉल मार्किंग होने के बाद भी क्या कोई गारंटी है इस चीज़ की कि जब वो शुद्ध है ही, तो उसको लेके बहुत सारे ये कंसर्न हमेशा हमें सुनाई में आते हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है ज्वेलरी इंडस्ट्री, और मेरे ख्याल से जब से मानव इतिहास सभ्यता चल रही है तब से ये ज्वेलरी का व्यवसाय चल रहा है। तो ये एक हमारे लिए एक ज्वेलरी एक न सिर्फ सोना चांदी है, बल्कि हमारे लिए सभ्यता से भी जुड़ाव है, धर्म से भी जुड़ाव है। महिलाएं इसे सुहाग से जोड़ती हैं। इसे मुश्किल के समय में एक आदमी का बैंक कहा जाता है कि मुश्किल में ये आधी रात को भी कोई सोना अपना बेच के, अपने गहने अपने बेच के अपनी मुसीबतों से अपना वो कर सकता है। तो गहनों से हमारा बहुत लंबा जुड़ाव है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। अब मैं श्री हमारे अनुभवी नवल अग्रवाल साहब से चाहूँगा ओपनिंग रिमार्क्स देना, कि वो कुछ अपने विचार रखें कि ये जो अभी पर्याप्त वर्तमान में जो समस्या HOID को लेकर आ रही है, उसके क्या मायने हैं, किस तरीके से हम उससे निकलेंगे और क्या वो सरकार से चाहते हैं। श्रीमान नवल अग्रवाल। थैंक यू धैर्यवर्धन जी। जैसा कि आप जानते हैं, जेमन ज्वेलरी उद्योग भारत के अंदर सबसे पुराना उद्योगों में से एक है। हमारे पास जो आज के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 5000 वर्ष पुराना तो निश्चित रूप से, उससे ज्यादा भी पुराना ये व्यवसाय हो सकता है इस देश में। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड की रिक्वायरमेंट, गोल्ड की खपत और जिसे ऑर्नामेंट्स की सेल होती है वो इंडिया में ही होती है। आपको जैसा पता होगा करीब 700 टन सोना हिंदुस्तान में एवरी ईयर इंपोर्ट किया जाता है और उसकी ज्वेलरी बनती है। आउट ऑफ द 700 टन करीब हार्डली कोई 100 टन जो है वो एक्सपोर्ट में या इंडस्ट्रियल यूज में आता है। 500 से 600 टन सोना हर साल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम में आता है इस देश में। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें इतना बड़ा वॉल्यूम गोल्ड का कंज्यूम होता हो डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर। जब इतना बड़ा ये व्यापार है, GDP में हमारा 6 से 7% का इन्वॉल्वमेंट है। 6 से 7% GDP के अंदर हमारा ये सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। और एक्सपोर्ट के अंदर भी हम देखें तो आज एक्सपोर्ट भी करीब 25% टोटल एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जेम ज्वेलरी सेक्टर से गवर्नमेंट को जाती है। इतना इम्पोर्टेंट उद्योग ये है देश का, और उसके अंदर एक स्मूथ रन हो रहा था। आज डोमेस्टिक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक सेक्टर बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा काम इस ट्रेड के थ्रू होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी इसके थ्रू काफी मिलती है। तो इतना सब होने के बावजूद इस उद्योग को गवर्नमेंट की तरफ से एक हर तरह से प्रेशर मिलना चाहिए, इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। उसकी जगह जो हर्डल्स जब आ जाती हैं तो हमारे को बड़ा तकलीफ होती है। अभी जो गत 16 जून को गोल्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया गया इस देश के अंदर। हॉलमार्किंग कानून जो है 2000 के अंदर से चालू हो गया था। 2000 से देश के अंदर हॉलमार्किंग की जा रही है जो गोल्ड ज्वेलरी को, और 2018 के अंदर पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें यह तय किया गया था कि हॉलमार्किंग को इस देश में मैंडेटरी कर दिया जाए, कंपल्सरी कर दिया जाए।
2 साल तक प्रयास करने के उपरांत 2021 16 जून को इसको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया और उसके तहत बहुत सारी आपस में बैठकर कंसेंसस बनाई गई थी सरकार की हॉलमार्किंग सेंटर के साथ में और गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों के साथ में और स्टेक होल्डर्स के साथ में। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो ASC सेंटर हों, चाहे वो हॉलमार्किंग की जो करने वाली एजेंसीज है BIS हो उसके प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे ट्रेड के प्रतिनिधि हों, चाहे मिनिस्ट्री के लोग हों, सब लोगों ने बैठकर जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, उनके साथ बैठकर एक कंसेंसस बना था और उसमें सारे बिंदुओं के ऊपर बहुत विस्तृत विचार होने के बाद निर्णय ले लिया गया था कि इस तरह से हमें इस देश में लागू करनी है। और देश के अंदर करीब 256 जिलों के अंदर 16 जून से हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया गया। हम लोगों ने बड़े तहे दिल से इसका स्वागत किया। सारे ज्वेलर्स इसके फेवर में थे। कोई भी अच्छे ज्वेलर ये नहीं चाहते कि उनके कंज्यूमर्स को किसी भी तरह से कोई कम गुणवत्ता का ज्वेलरी बिके या कोई अच्छी खराब ज्वेलरी उनको जाए जिसकी प्योरिटी कम हो या कोई भी ज्वेलरी ऐसा हो जिसके बारे में उनको डाउट हो। हॉलमार्किंग होने से कंज्यूमर के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये मानते हुए इसको बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया। हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और जब हमारे सामने इसके कानून रखे गए तो उसको देखकर सारा व्यापार स्तब्ध रह गया। ऐसे ऐसे कानून इसमें कानून की धाराएं डाल दी गई जिससे कि ये लगा कि ये गवर्नमेंट का जो उद्देश्य इसको गुणवत्ता को कंज्यूमर को अच्छी गुणवत्ता की ज्वेलरी देने का है, उसके अलावा भी कुछ इसके अंदर हिडन एजेंडा गवर्नमेंट के आगे इस व्यापार को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस व्यापार के अंदर को और कैसे रेगुलेट किया जाए, वो सारे मुद्दे भी इसमें डाल दिए। तो अगर कोई भी कानून को जिसका एक उद्देश्य होता है उसमें मैं समझता हूँ खाली उसी की पूर्ति के लिए उस कानून को लगाया जाना चाहिए और उसको उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। और उससे जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। आपका जो प्रश्न है कि HUID क्या है, मैं इसी के बारे में भी ज्यादा बोलना चाहूंगा इस ब्रीफ बैकग्राउंड के साथ में। हमारे यहाँ पे जब भी पहले हॉलमार्किंग होती थी, आज से जब से हॉलमार्किंग स्टार्ट हुई, उस पे ज्वेलरी के ऊपर 4 तरह के मार्क लगाए जाते थे। एक मार्क होता था जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्का होता था, BIS का मार्का जिसको बोलते हैं। एक मार्का होता था जिसके अंदर की जो उसकी प्योरिटी को दर्शाता था, जैसे कि ज्वेलरी 22 कैरेट है तो उसमें 22 कैरेट लिखा जाता था, 18 कैरेट तो 18 कैरेट लिखा जाता था। एक मार्का जो ज्वेलर जो उसको हॉलमार्किंग कराता था उसका होता था, और चौथा मार्का इसके अंदर जो हॉलमार्किंग सेंटर जो टेस्टिंग लेबोरेटरी जो उसको टेस्ट करके इसकी प्योरिटी की शुद्धता की गारंटी देती थी उसका होता था। और इस 4 मार्के की वजह से कंज्यूमर को भी काफी कॉन्फिडेंस रहता था कि इसमें जिस व्यापारी से खरीद रहा है उसका नाम भी है, जिस लेबोरेटरी से टेस्ट हुआ उसका नाम भी है, BIS का लोगो भी है और प्योरिटी भी इसके ऊपर है। अभी इन्होंने क्या किया, HUID के अंदर इन 4 चिन्हों को हटा दिया, 4 मार्क्स को हटा दिया गया है और उसकी जगह 6 डिजिट का नंबर डाल दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 24664 इस तरह के नंबर उस पर आएंगे अब ज्वेलरी के ऊपर। अब कंज्यूमर जब लेके जाता है 2 साल बाद वो उस चीज को देखता है तो उसको ये स्मरण नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता कि मैंने किससे खरीदा। तो उसके पास क्योंकि व्यापारी का उसके ऊपर जो बेचने वाला व्यापारी है उसका कोई चिन्ह नहीं है तो कंज्यूमर को ये पता ही नहीं लगेगा कि मैंने किससे खरीदा। अगर कोई कंज्यूमर लेके वो वापस भी मेरे पास आएगा, कोई व्यापारी के पास आएगा, तो उसके पास भी देखने का कोई साधन नहीं है कि इसको जब तक वो पोर्टल पे जाके उस नंबर को अपलोड करके देखिए कि मैंने ये मेरे यहाँ से हॉलमार्क हुआ था या कहीं और से हॉलमार्क हुआ था, तब तो उसका पता नहीं लग सकता। इस तरह से जो काम आप जानते हैं कि भारत के अंदर जितने भी ज्वेलरी का काम है सब परिवेश में होता है। ग्रामीण परिवेश में भी काफी काम होता है। बहुत सारे स्मॉल सेक्टर्स हैं, बहुत सारे मीडियम सेक्टर्स हैं जिसमें काम होता है। बहुत सारे लोग हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर सेवी नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, छोटे छोटे व्यापारी हैं। तो वो कंप्यूटर पे जाके इसको अपलोड करना, HUID को अपलोड करना, HUID के लिए अपने आप को रजिस्टर करना, उसके बाद अगर सामान बन के आता है तो उसका वेरिफिकेशन करना, ये असंभव सी बात है उन सबके लिए। और एक समझता हूँ कि जो एक तरीका स्मूथली जो 16 साल से चला आ रहा था उसको डिस्टर्ब किया गया HUID लाके। हम लोगों ने स्वागत किया लेकिन हमने HUID का विरोध किया। तो इसलिए हम लोग सब HUID के विरोध में हैं
हमें ये कहा गया कि अच्छा HUID लाने का पर्पस क्या? आज इतने लाखों की तादाद में पीस रोज बनते हैं देश के अंदर, हर पीस के ऊपर एक मार्का लग जाएगा, करोड़ों की तादाद में पीस इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनको कैसे तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसका स्टॉक मेंटेन करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, तो समझ में ही नहीं आता व्यापारी किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और यही वजह है कि आज आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर जो क्षमता है उसका 10 से 15% ही कार्य हो रहा है। सारे ज्वेलर्स डिस्टर्ब हुए हैं इसकी वजह से, और इसीलिए हमने अभी 2 दिन पहले एक सांकेतिक हड़ताल की, जिससे कि हमारा मैसेज मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से गवर्नमेंट तक जाए, हमारी परेशानी को समझें और इसको रणनीति संगत काम है उसके अंदर उपयोग लाए। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, क्या कम्युनिकेशन आपके सामने आया है इसके रिगार्डिंग? आपकी आवाज इको हो रही है सर। हमारी ऑडियो या अब अपनी ऑडियो सर? हाँ जी। मतलब मैं कहना चाहूँगा सर कि क्या कम्युनिकेशन आपको प्राप्त हुआ वो अधिकारियों से, उनसे जब आप बात करते हैं उन्होंने क्यों लागू किया? क्या ये नंबर से ये आपको एक चीज का आंकड़ा प्राप्त करना चाह रहे हैं कि कितना सोना हमारे यहाँ पे आता है, कितनी ज्वेलरी बढ़ती है, उसके रिगार्डिंग उनका ये उन्होंने ये लाया नंबर वाला सिस्टम, या क्या उनका मत क्या है? मैं समझता हूँ कि ये जिसे बोलते हैं कि सरकार की एक ऐसी सोच है जिसके जरिए वो चाहती थी कि हम हर पीस का एक रिकॉर्ड मेंटेन रख सके, जितनी भी ज्वेलरी बनती है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि भारत कोई एक ऐसा देश नहीं है, ये जैसे विदेशों के अंदर जहाँ बहुत कम ज्वेलरी बनती है या मशीनों से ज्वेलरी बनती है, वहाँ ये संभव है। जहाँ करोड़ों की तादाद में पीसेस बनते हैं, गाँवों के अंदर छोटे छोटे इलाकों के अंदर ज्वेलरी बनती है, वहाँ ये चीज लागू नहीं हो सकती है। उन्होंने ये शायद लिया था कि मोबाइल फोन्स के अंदर और इनके अंदर एक कोड लग जाता है, या एक जिस तरह से कोई भी गाड़ियां बनती है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कोड लग जाता है, तो उसको हम ट्रेस आउट कर सकते हैं चीज तक। आज ये छोटी छोटी चीजें होती है। और फिर आप दूसरी चीज देखिए ना, आज मैंने HUID मेरे मान लो कि मैंने नेकलेस सेट है, उसके ऊपर HUID लग के आ गया। कस्टमर कल को मेरे पास शोरूम में आता है और वो ये बोलता है कि मेरे को नेकलेस तो पसंद आ रहा है, लेकिन मैं इसकी चेन छोटी करना चाहता हूँ, या इसके अंदर जो पेंडेंट लगा हुआ है ये नहीं चाहता हूँ, तो मैं उसको नहीं बेच सकता, क्योंकि उस HUID के अंदर जो वेट है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये तो रोज की जो परेशानियां हैं, रोज कस्टमर, आप सभी कंज्यूमर जानते हैं, मेरे देश के अंदर जितने भी लोग कंज्यूमर जानते हैं कि कस्टमर को बिना ऑल्ट्रेशन के कोई चीज लेनी ही नहीं होती है। आज उसमें कोई भी नेकलेस के अंदर नीचे में मोती लगा हुआ है, कस्टमर बोलेगा कि नहीं मेरे को मोती नहीं, इसकी जगह मेरे को गोल्ड के घुंघरू चाहिए, या इसकी जगह पन्ना लगाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और ये रोज के काम होते हैं, तो इस ऐसे कामों के अंदर हम कर ही नहीं पाएंगे, उसको दोबारा हॉलमार्किंग कराओ। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत परेशानियां हो रही है। इसकी वजह से हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पुराना जो सिस्टम एक स्मूथली चला आ रहा था, ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसको कंटिन्यू किया जाए, हॉलमार्किंग को लागू नहीं, सॉरी हॉलमार्किंग को तो लागू किया जाए, HUID को लागू नहीं। धन्यवाद अग्रवाल साहब। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ वेबिनार श्री रामचरण गुप्ता साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे भी अपने विचार रखें इस मुद्दे पर। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं बिजनेस रेमेडीज को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को वेबिनार के थ्रू उठाया और अपनी बात को बिजनेस रेमेडीज अखबार में भी अच्छी तरह से प्रचारित किया और प्रकाशित किया। हॉल मार्किंग जो कर रहे हैं उसके सभी व्यापारी स्वागत कर रहे हैं, और आपको अभी सारी बातें बिल्कुल विस्तार से हमारे भाई साहब नवाजी साहब ने आपको बताई कि HUID क्या है और किस तरह से इसकी सामने दिक्कत आने वाली है व्यापारियों के सामने। हॉल मार्किंग तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन HUID का जो नियम लगाया है उससे मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि छोटे व्यापारी जो गांव-गांव में, ढाणी में, अलग अलग जगह के ऊपर बसे हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बड़े व्यापारी तो बहुत सिटीज के अंदर ही है, लेकिन 5 लाख गांव है, इसमें हजारों गांव ऐसे हैं जहाँ पे की ज्वेलरी का काम करने वाले छोटे छोटे कारीगर हैं जो बरसों से करते आ रहे हैं। तो वो लोगों को एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि वो इतने शिक्षित ही नहीं है कि वो हॉलमार्किंग को और HUID को समझ पाए किसी भी चीज।
उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है, उनके पास ऐसे कंप्यूटर्स भी नहीं है। जहां तक उनके पास जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, जिनके पीछे की एक ज्वेलर के पीछे 4 आदमियों को रोजगार मिलता हो, जिनके पीछे 4 आदमी काम करते हो, उन लोगों को तकलीफ आने वाली। अगर वो HUID का नियम लागू हो जाएगा तो उसके लिए उन लोगों को इतनी परेशानी होने वाली है, क्योंकि वो सोना ज्वेलर बेच नहीं सकेंगे। ज्वेलर बेच सकेंगे तो उनके पास जो काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी की समस्या है देश के सामने, पहले ही बहुत बड़ी खड़ी हुई है। और इससे आने वाले समय के अंदर अगर ज्वेलर्स के साथ किसी परेशानी आती है तो ज्वेलरी का काम ही बंद कर देंगे लोग बात, क्योंकि एक तो बहुत लो प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, फिर सरकारी परेशानियां जो आ रही है उन परेशानियों। आज के जमाने में कोई भी व्यापारी कोई भी माल बेचता है उसको भी पता है कि मैं किस तरह का माल किस जगह बेच रहा हूँ। हॉल मार्किंग कराना बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है, ग्राहकों में विश्वास पैदा होता है। लेकिन अगर HUID लगाने से जो छोटे व्यापारियों को परेशानी होने वाली है, हम सब ज्यादा उससे चिंतित है। और जो परेशानियां उनको होने वाली है, उनके साथ पलने वाले जो दूसरे लोग हैं उनको परेशानी होने वाली है, तो विदेश में बेरोजगारी की समस्या भी आएगी। देश में जो नीति आयोग ने जो नियम लागू किए थे पहले, उस नियमों के हिसाब से अगर काम करते हैं तो ठीक है। लेकिन अभी नीति आयोग ने हॉल मार्किंग के साथ में HUID को कंपल्सरी करके जो नीति बनाई है वो उसके व्यापारी समर्थन में नहीं है। और सारे व्यापारी देश भर के, पूरे जयपुर के नहीं, राजस्थान के नहीं, पूरे देश भर के व्यापारियों के द्वारा ये हड़ताल एक दिन की सांकेतिक हमने डिक्लेयर की थी, जिसका सभी ने पूर्णता से पालन किया। और हम सभी के आभारी हैं जिन्होंने इसका स्वागत भी किया। हमारे एसोसिएशन द्वारा भी इसका स्वागत किया गया, और जितने भी लोग हैं एसोसिएशन के द्वारा भी हमने सभी को इसके बारे में सूचना दी। और सूचना देने के साथ ही ये भी बताया कि जो हॉलमार्किंग के साथ HUID जो नियम लग रहा है, उस नियम से छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी होने वाली है। और साथ के अंदर जो उनके साथ जो काम करने वाले हैं उन लोगों के साथ बेरोजगारी की समस्या भी आने वाली है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई नीतिगत संगत तरीके से कोई भी ऐसे कानून को लिबरल किया जाए जिससे कि व्यापारियों को और छोटे व्यापारियों को परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। गुप्ता साहब, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज जो कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइज जो प्लेयर हैं, डेरोदन सर एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। कैलाश मित्तल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी हमारे पास। ओके ठीक, कंटिन्यू करिए। हाँ सर। परिचय खंड में कैलाश जी का परिचय दे गया था, तो थोड़ा सा उसको मैं पूर्ण करना चाहूंगा। श्रीमान कैलाश जी मित्तल साहब, अध्यक्ष है सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर की। आपका स्वागत है सर इस वेबिनार में। श्रीमान अशोक कैलाश मित्तल साहब। हेलो हेलो। हाँ सर, दोबारा बोलिए। हाँ कैलाश मित्तल साहब, आपका स्वागत है वेबिनार में। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मैं वापस श्री रामचंद्र गुप्ता साहब के पास आना चाहता हूँ। हाँ साहब। सर, ये जिस तरीके से जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जो इसमें एस्टेब्लिश अपने आप को मानते हैं, जिनके रिटेल स्टोर हैं पूरे देश में, बात छोटे व्यापारियों की जाती है, उसके विरुद्ध में अगर ये बात करें तो क्या ये इस तरह का एक उन लोगों की तरफ से भी ऐसा कुछ हो सकता है दबाव, या उन लोगों को कुछ फायदा है इससे कि वो जो नियम आ रहा है HUID का, कि जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, जो बड़े बड़े रिटेल प्लेयर हैं, उनको फायदा हो इस चीज से? नमस्कार। अगेन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं या बड़े लोग हैं एक्चुअली अंदर देश में, जिनके चैनल स्टोर्स या बड़े स्टोर्स हैं, उन लोगों के पास में पूरे शिक्षित, पूरी उनके पास टीम है, उनके पास में पूरी सुविधाएं है, पूरे साधन है, इसलिए वो सारी चीजों को लागू कर सकते हैं। मैं जो बात बोलना चाहता हूँ सिर्फ आपको इस बारे में बोल रहा हूँ कि इससे जो छोटे व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी और जो स्मॉल तबके के व्यापारी है, उनको इस तरह के नियम लागू होने से परेशानी आने वाली है। वो हम उस बात को समझ पाए हैं। बाकी सरकार की जो नीतियां थी आज तक सभी हमने सारे व्यापारियों ने हमेशा स्वीकार की है। चाहे देश में कैसी भी समस्या आई हो, व्यापारी कभी भी सरकार के साथ रहा है, और इसमें भी व्यापारी हॉलमार्क के साथ है। व्यापारी, सारे व्यापारी हिंदुस्तान भर के हॉलमार्किंग का पूरा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन HUID के नियम के लिए जो पीछे परेशानियां हैं वो आपको सारी अभी बताई हुई है। इस परेशानियों को दूर करके तर्कसंगत तरीके से चालू किया जाए तो इसको
देश में ज्यादा सुविधा रहेगी। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि बड़े कंपनियों की जहाँ तक पोजीशन आप बता रहे हैं, बड़े कंपनियों के पास में आपको बता दिया कि सारी तकनीकी सुविधाएं हैं, छोटे व्यापारी के पास कुछ सुविधाएं नहीं होने की वजह से उनको परेशानी आने वाली है। वर्धन जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी जी, देखिए, रामशरण जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि उनके पास साधन है, उनके पास स्टाफ भी होता है, सब कुछ साधन संपन्न उसको लागू कर सकते हैं, लेकिन समस्या उनके साथ भी वही है। ऐसा नहीं है, हमारे ट्रेड इस HID के मुद्दे पे, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो स्मॉल सेक्टर हो, चाहे मीडियम सेक्टर हो, चाहे माइक्रो सेक्टर हो, सारा एकजुट है, सब इसका विरोध कर रहा है। जहां तक बड़ी कंपनियों की आपने बात की, तो उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है। आज वो HID का माल कस्टमर को बेचते हैं, तो कस्टमर तो सब जगह, कंज्यूमर तो एक ही है ना। कंज्यूमर उसको देख नहीं पाएगा कि मैंने ये किससे खरीदा। कंज्यूमर के पास कोई क्लू नहीं है। जब तक मार्का उसके ऊपर, पहले टाइटन वाली कंपनी होती, टाइटन का एक मार्का लगा होता था, देखते उसको पता लग जाता, जिसको गिफ्ट देता था उसको भी पता लग जाता कि हाँ ये टाइटन से आया मेरे पास, तो बड़ा अपने आप पे हैप्पी फील होती थी कि साहब ये टाइटन की गिफ्ट मेरे को दिया, तो क्वालिटी इंश्योर्ड है इसकी। पर जब वो मार्का टाइटन का उस पर नहीं है, तो उसके लिए भी यही प्रॉब्लम है ना। आज बड़े सेक्टर के अंदर भी यही प्रॉब्लम आने वाली है HID लेवल से। दूसरी चीज क्या होता है, आप जानते हैं कि इनके भी फ्रेंचाइजीज होते हैं, छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं, हर जगह पे, गाँव में, शहरों में इनके आउटलेट्स होते हैं, बड़ी कंपनीज के बहुत सारी शोरूम। उनके अंदर भी आप आज एक छोटी रिंग होती है, एक 2 ग्राम 4 ग्राम की रिंग होती है, उसकी केवल जो डंडी होती है उसके ऊपर ये HID नंबर लगेगा। अब HID नंबर लगाया जाता है लेजर के द्वारा। लेजर मशीन जो होती है, वो जो उसके नंबर होते हैं इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि आप बिना लेंस की सहायता के उनको देख नहीं सकते, नेकेड आई से आप उनको पढ़ नहीं सकते। अब हर आदमी को, अगर मान लो आज 500 पीस बेच रहा है, 1000 पीस एक दिन में बेच रहा है, हर की HID को रिकॉर्ड करना, उसमें कई गलतियां हो जाती है, तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, चाहे वो बड़ा चेन स्टोर हो, चाहे छोटा चेन स्टोर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सबके लिए HID में उतनी ही तकलीफें आनी है। तो जिस तरीके से समय सीमा आप बता रहे हैं कि 2000 से ये आ गया था कानून, और आज तक भी ये इसमें अमेंडमेंट हो गए और लागू करने के लिए एकदम से लागू नहीं किए, एकदम से अनिवार्य नहीं किए। HID को आप कह रहे हैं तुरंत लागू लेके आए और तुरंत ही लागू कर दिए। जी, HID दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। आज दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का HID नहीं लगाया हुआ है। वैसे तो बहुत कम देश ऐसे होते हैं जिसके अंदर हॉलमार्किंग लगाई जाती है। हर जगह जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जो भी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज सब जगह लोग मानते हैं कि दुबई के अंदर बहुत गोल्ड बिकता है, विदेशों से भी लोग आके उसमें खरीदते हैं, वहाँ के गोल्ड सूट बहुत फेमस है, लेकिन वहाँ भी ऐसा कोई BIS का या वहाँ पे कोई हॉलमार्किंग का कानून नहीं है। वहाँ का जो व्यापारी है वो अपना मार्का लगाता है, प्योरिटी का मार्का लगाता है, और उसकी जिम्मेदारी होती है। हम भी गवर्नमेंट से यही चाहते थे कि हमारी जिम्मेदारी अगर आप डालते हैं तो उसको ऊपर फिर BIS को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं। व्यापारी की जिम्मेदारी वही पे जो बेच रहा है, अगर उसने जो प्योरिटी उस पर दर्शाई है, जो उस पर मार्का लगाया, उतना खरा उतरना चाहिए। दैट्स इट। इसके लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी कराएंगे, हॉलमार्क का भी उस पर HID भी लगाएंगे। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरा सर, व्यापारी हमेशा इस चीज से उसमें भय का माहौल रहता है कि जिस तरीके से जो कानून बनते हैं उसमें दंडात्मक कार्रवाई के जो प्रावधान होते हैं, जिस तरह के जुर्माने के प्रावधान होते हैं, वो भी एक व्यापारी में हमेशा इस तरह का करता है कि मैं ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, रिकॉर्ड दिया उसमें गलती हो गई, तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरह के हमने जैसे GST में देखा, जिस तरीके से हम आयकर कानून में हम देखते हैं कि जरा सी गलतियों की वजह से, किसी और की गलती की वजह से अगर वो काम नहीं करता, तो इस तरह की हमने ये देखा है कानूनों में कि हमेशा इस तरह के प्रावधान होते हैं। क्या नौकरशाही जो अफसर चाहिए वो हमेशा परेशान करती है व्यापारी। इस चीज में ऐसा कुछ है, उसका कुछ अगर आप खुलासा कर सकें। निश्चित रूप से साहब ये आने वाला है। जो BIS का जो हॉलमार्किंग कानून है, इसके अंदर सेक्शन 29 के अंदर इतने सारे पेनल्टी प्रोविजंस डाले गए हैं कि जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर्स में डाले जाते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो सिविल ऑफेंस होता है। आज कोई भी व्यापार के अंदर कोई कमी, जैसे मैंने आपको बताया, HID नंबर माइक्रोस्कोपिक वे में लिखे, बहुत छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं, गलती से मैं 3265 या 3295 उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो मेरा
मेरे जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो गलत हो गया। अगर कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर से, हॉलमार्क की BIS से कोई आदमी आके मेरे रिपोर्ट को चेक करता है, उसमें गलती पाता है, तो मेरे को 5 लाख तक का जुर्माना कर सकता है, मेरे को 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। उसके अलावा मेरा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोविजन न तो इनकम टैक्स में है, ना आज के GST कानून में, यानी GST कानून में भी आपको व्यापार बंद करने का कोई कानून नहीं है या जेल में डालने का कोई कानून नहीं है। इसमें तो सीधे ऐसे 29 सेक्शन के अंदर इतने पावर्स दे दिए गए हैं BIS ऑफिसर को कि हमें जेल में डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम इसको यही कह रहे हैं कि इसको तर्क संगत बनाया जाए, न्याय संगत बनाया जाए। तो जो पैनल प्रोविजंस हैं उनको भी ऐसे बनाया जाए जी, न्याय संगत बनाया जाए। तो 29 के अंदर ये जो प्रावधान है उन पे वापस से रिव्यू करना चाहिए सर। ये अभी निश्चित रूप से इनको रिव्यू किया जाना चाहिए और ये सब हटाया जाना। हमारे जब मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, माननीय मंत्री महोदय से जब हमारी बात हुई थी, तो उसमें ये सब चीजें तय कर ली गई थी कि इसके अंदर ये सब कानून डाल दिए जाएंगे। लेकिन पता नहीं उसको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया बाद में, क्यों ऐसे कैसे रखा जाता है, क्यों उसको संशोधन इनमें नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं सर ये नौकरशाही जो है, जो उच्च स्तर पे काम करती है, वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि किस तरीके से उनको टेम्पर किया जाए, किस तरीके से उनको परेशान किया जाए, ताकि उनके जो नीचे के जो छुपे हुए जो उनके एजेंडे हैं वो पूर्ण हो सके। हरिवर्धन जी, आपने जो बात कही ना कि इसके अंदर इंस्पेक्टर राज और जो अपन जो सोचते हैं वो सब होने वाला है। आप सब जानते हैं कि आज गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें किसी तरह के व्यवधान हो, तो वही होगा अल्टीमेटली। इसके अंदर इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा देश में। तो गवर्नमेंट को चाहिए करप्शन कम करने की जगह करप्शन बढ़ाने का साधन नहीं खोलना है। आज आपको मैं छोटी सी बात बोलता हूँ कि गोल्ड ज्वेलरी अगर मान लो उसके अंदर प्रोपर्टी कम भी कोई व्यापारी करके किसी कस्टमर को दे देता है, तो उसको आर्थिक नुकसान तो होगा, लेकिन उसको कम से कम शारीरिक नुकसान या ऐसी कोई खराबी तो नहीं हो जाएगी ना। जैसे आज आप देखते हैं कि रोज अखबारों में आता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं किसी तरह की मिलावट होती है, जिससे कैंसर हो जाता है, बड़ी बड़ी तरह की बीमारियां हो जाती है। कल ही न्यूज में मैं पढ़ रहा था कि मसाले इस तरह से बनाए जा रहे, बड़े अनहाइजीनिक वे में बनाए जा रहे। रोज आप पढ़ते हैं कि डिटर्जेंट से दूध बनाया जा रहा है, डिटर्जेंट से मावा बनाया जा रहा है। ऐसी चीजों पे अंकुश नहीं है गवर्नमेंट का। जहाँ ध्यान होना चाहिए, दवाइयों के ऊपर ध्यान नहीं है। नकली दवाइयां रोज बाजार में आ रही है, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं है। और जो एक व्यवसाय एक व्यवस्थित रूप से चल रहा है, आज भी आप कहीं भी आप कोई भी गांव से कहीं से भी अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो रिटर्न की उसके अंदर व्यापारी को कंज्यूमर को वापस करने की गारंटी होती है। वो वापस करके पैसा वापस दे सकता है, कोई कमी होती है तो वापस होता भी है। हमारे यहाँ इतनी जवाबदेही के साथ में ये व्यापार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इस पे अधिक अंकुश लगाना। फिर भी हमने उसका स्वागत किया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जब इसको हॉलमार्किंग को कंपल्सरी किया, मैंडेट किया, फिर भी हमने स्वागत किया। लेकिन ऐसे कानून तो नहीं बनाने चाहिए ना कि जो एकदम डेट्रीमेंटल हो, जो कि न्याय संगत तर्कसंगत ही नहीं हो। कैलाश जी मित्तल साहब, कैलाश जी मित्तल आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल साहब, आपने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी रखी। तकरीबन 50,000 व्यापारी आपके साथ खड़े भी हैं, 5 लाख कारीगर भी इस व्यवसाय से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है इस व्यवसाय का। सर ओवरऑल अगर इसको आम आदमी की तरह सोचें तो HUID को आम आदमी तो नहीं समझ पाया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने समझने की मंशा जाहिर करी तो ओवरऑल हमने जो देखा कि छोटे और मध्यम कारीगर जो इसमें BIS नहीं लगा पा रहे और डायरेक्टली HUID नंबर लग रहा है। आम आदमी को क्या समस्या आने वाली है सर इससे? कारोबारी को समस्या आने वाली है, वहां तक तो समझ में आ रही है बात कि भाई छोटा व्यापारी कितना मैनेज करेगा, कितनी चीजें रखेगा। आम आदमी की तरह सब एक बार थोड़ा सा व्यू दीजिए ना। आम आदमी की समस्या इस तरह से आएगी इसमें। आज एक छोटे व्यापारी के पास में कस्टमर कोई अंगूठी खरीद के ले गया या टॉप चेन कुछ भी ले गया, अगर वो एक्सचेंज कराना चाहता है तो छोटा दुकानदार उसको एक्सचेंज के अंदर में उसको बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि उसको उसी कोड नंबर का माल बेचा हुआ उसको वापस उसको
रीसेल दिखानी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो कस्टमर को क्लियर मना कर देगा कि हमारे यहाँ एक बार जो माल बेच दिया रिटर्न नहीं होगा, ना उसको एक्सचेंज होगा। तो छोटा दुकानदार किस तरह से उसका काम कर पाएगा, कस्टमर को कैसे अटेंड कर पाएगा? तो आम कस्टमर को परेशानी बहुत ज्यादा इस चीज में आएगी। और हर कस्टमर को उसके अंदर में वो कोड नंबर डाल के बिल देना, तो कस्टमर की केवाईसी लेना, तो हर तरह की परेशानी वो आम कस्टमर से नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की परेशानी झेल नहीं पाने के कारण छोटे व्यापारियों को कारोबार में प्रभावित होगी और ग्राहक भी उनसे नाराज होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। सर, सरकार ने जब जीएसटी लागू किया तो ये बिल्कुल नहीं सोची कि कारोबारी को कितनी परेशानी आएगी। सरकार ने केवल ये सोचा कि क्या हम कारोबारी आंकड़े को जान सकते हैं, क्या हम अपनी जीडीपी को उस नजरिए से देख सकते हैं, और फिर कारोबारी ने उस परेशानी को झेला और आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। मैं ओवरऑल ये जानना चाहता हूँ कि सर, इसमें आपने बताया कि लघु और मध्यम, लेट मी कंप्लीट सर, आज की तारीख में जो ओवरऑल ये दिखाई दे रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट अपना आंकड़ा जानना चाहती है ओवरऑल कि कितना आंकड़ा है और कितनी खपत है। अब इस बीच में कारोबारी परेशान है, तो अब गवर्नमेंट का आगे क्या व्यू है? क्या आप उनसे सरलीकरण चाहते हैं कि हमारा हॉलमार्क भी रह जाए और यूडीआई नंबर भी रह जाए? ओवरऑल आप किस चीज को लेके अभी अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और क्या सरलीकरण इसमें चाहते हैं सरकार से? देखो, सरकार से हम पहले बात तो कि जीएसटी के बारे में जो आप कह रहे हैं, जीएसटी का तो हमने शुरू से विरोध नहीं किया था, जीएसटी का तो स्वागत किया था, क्योंकि ऑल इंडिया एक टैक्स एक समान हो गया था, तो हमको राहत मिली थी, उसके हर व्यापारी ने स्वागत किया था, हमारे ट्रेड के व्यापारियों ने। तो हमने जीएसटी का तो कभी विरोध किया ही नहीं था। दूसरी बात, यूनिक कोड के बारे में जो हम सरलीकरण चाहते हैं, वो न तो हम पोर्टल पे जाएंगे, न हम किसी व्यापारी ग्राहक को केवाईसी में लिख के देंगे, न उसका हम स्टॉक मेंटेन करेंगे। जैसे पहले होल मार्किंग होती है उसी तरह हमारा स्टॉक मेंटेन हो। चाहे सरकार कोई भी कोड लगाए, चाहे कोई भी चीज लगाए, हम उसको कोई मेंटेन नहीं करेंगे। हम तो उसको होल मार्किंग चिन्ह मान करके उसी हिसाब से काम करेंगे, तब तो यूनिक कोड पॉसिबल हो सकता है। सरकार अपने पास क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है हमको पता नहीं। हम तो हमारे पास जो एकदम यूनिक कोड लग के आएगा, होल मार्किंग हम होके आएगा, उसको हम हमारे बिल से बेचते हैं, रात बिल से बेचता है व्यापारी, क्योंकि ग्राहक भी हमसे बिल के बिना माल नहीं लेता है, क्योंकि वो भी चाहता है उसको गारंटी मिले। 3% जीएसटी हमारे को ज्यादा नहीं है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं हमेशा सरकार के साथ। फिर भी सरकार अगर हमारे साथ में पेपर वर्क ज्यादा बढ़ाएगी, छोटे व्यापारियों को कंप्यूटराइज करना काम करेगी, पॉसिबल उनके लिए नहीं हो पाएगा। जैसे ग्राहक से वापस सामान आ गया, बिक गया, नहीं गया, उसको रिटर्न सेल दिखाना, उसकी जीएसटी इनपुट दिखाना, वो सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। तो वो चीजें करेगी तो हमारे लिए व्यापार के ट्रेड के लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन जाएगा। तो केंद्र सरकार से इसी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हमने यूनिक कोड का विरोध किया है, क्योंकि जब तक यूनिक कोड नहीं हटेगा ये सारी परेशानियां खत्म नहीं हो सकती है। तो केंद्र सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार नीति आयोग की जो सिफारिश लगाई गई थी उसको क्यों नहीं लागू कर रही, उससे दबा क्यों रही है? ये बहुत बड़ी हमारे ट्रेड के लिए समस्या है कि अपनी मनमर्जी से और अपने कुछ अधिकारियों के साथ बैठ के एक कमरे में बंद होकर सारा अपने हिसाब से थोपना, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलकर के उनके साथ थोप देना व्यापारियों के ऊपर में, ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण हमारा बन चुका है। सर, इससे पहले भी ज्वेलरी कारोबारी लंबे समय तक आप कोई ना कोई चीज के विरोध में रहे हैं, लेकिन सरकार ने कितनी सुनवाई करी है और अब आप किस स्टेज पे हो और आगे की क्या प्लानिंग है सर? देखिए, सरकार ने पहले भी हमारी बात को सुना था। जब हमारे पास में एक्साइज वो ब्रांडेड ज्वेलरी के ऊपर में हमारी लगा दी थी एक्साइज, जब जीएसटी नहीं थी, तो उसके बारे में केंद्र सरकार से काफी बात हुई। सरकार ने हमारी बात को समझा और उसके बाद में उन्होंने हमें कहा कि हम जीएसटी कानून लेके आ रहे हैं, उसके अंदर में आपके ऊपर में जिस तरह से आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद में हमने और भी ट्रेड के बारे में इसको देखा। मैं खुद विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री इसके साथ में मीटिंग में गया था, उस मीटिंग में बात हुई थी। मुझे अब समझ में आई कि कस्टम के अंदर में कितनी तरह की प्रॉब्लम से आती है, किस तरह से ट्रेड के अंदर कई ट्रेड में प्रॉब्लम आती है। इन सबको हम सरलीकरण करना चाहते हैं। मोदी जी तो चाहते हैं कि कुछ काम हो जाए, लेकिन उनके विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बैठ के वो उन्हें गलत गाइडलाइन दे करके और गुमराह करके हमारे ट्रेड को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर के, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। यह हमारे ट्रेड की बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जबकि ब्रांडेड ज्वेलरी लाने के अंदर में छोटे व्यापारियों का नुकसान कम था, बड़े व्यापारी ज्यादा था, फिर भी हमारे देश के छोटे व्यापारी और कारीगर वर्ग ने उनका साथ दिया। आज वही हमारे साथ में बड़ी चोट करते हैं। नवल जी, सर मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं
आप वर्तमान में चेयरमैन हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी के। सर, एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि जो हॉलमार्किंग कानून जो मैंडेटरी हुआ है इससे एक्सपोर्ट पे कोई फर्क पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए तो एक्सपोर्ट ज्वेलरी के लिए अभी इसमें छूट है। अच्छा तो ये होता है कि हमारा देश ये कोशिश करता है कि हमारे जो BIS का मार्का है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आज हमारा जो BIS का मार्का है, जो हॉलमार्किंग यहाँ पे होती है, उसको दूसरे देशों ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ का हॉलमार्क करा के एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरे लिए कोई नुकसान, कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो जाती है BIS की हॉलमार्क का, तब मेरे को उसका बेनिफिट मिलता है। तो एक तरह से इससे जो नुकसान होने वाला है वो यही होने वाला है कि जो मेरे पास आज हॉलमार्क ज्वेलरी पड़ी हुई है उसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो उसके लिए अलग स्टॉक नहीं रख सकता हूँ। एक्सपोर्ट का जो स्टॉक होता है वो मैं डोमेस्टिक में नहीं बेच सकता हूँ। आज एक्सपोर्ट के लिए जो स्टॉक बनाता हूँ जिसको मेरे को हॉलमार्क नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि वहां पे ये हॉलमार्क चलता ही नहीं है, अगर मैं उसको डोमेस्टिक मेरा कोई कस्टमर आता है तो उसको मैं नहीं बेच सकता हूँ। तो मेरे को एक्सपोर्ट के लिए अलग ज्वेलरी बनानी पड़ेगी, स्टॉक रखना पड़ेगा, और डोमेस्टिक के लिए अलग स्टॉक। मेरा इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, इससे नुकसान होगा। इन्वेंट्री बढ़। नवल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जब पहले हॉलमार्क पे जो व्यवस्था चली आ रही है, जैसे आपने बताया कि 4 तरह के मार्का लगते थे, जिसमें हॉलमार्क सेंटर का भी नाम है, ज्वेलर का भी नाम है, कितने कैरेट का बना हुआ है उतना भी है, और सारा जो 4 तरह के मार्का है। क्या सर, क्या कहीं उसमें इस चीज की सर्टेनिटी, गारंटी, अगर मुझे 22 कैरेट का माल 21 कैरेट का मिलता है, 22 कैरेट का लिखा हुआ और 21 कैरेट का मिलता है, तो क्या किसी को लाइबिलिटी किसी के ऊपर थी, चाहे वो हॉलमार्क सेंटर हो या ज्वेलर हो, कि वो उसका भुगतान करें? देखिए, जो पहले वाला सिस्टम था उसमें भी ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने इसकी लायबिलिटी ज्वेलर के ऊपर ही डाली हुई थी। अगर मान लो कोई कमी मिलती है उसके अंदर, अगर 22 के साथ बोल रहे हैं कि 22 कैरेट की ज्वेलरी है वो 21.5 कैरेट की है या 21 कैरेट की है, तो उसकी जिम्मेदारी पहले भी व्यापारी के ऊपर ही डाली थी। और आज भी जो नया एक्ट बनाया है इसमें भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने व्यापारी के ऊपर ही डाली है, जो कि गलत है। आप कोई भी चीज का जब थर्ड पार्टी वैलिडेशन करा रहे हैं, एक तीसरी पार्टी उसको जांच करके उसकी गुणवत्ता की मोहर लगा रही है, हमारे से उसका चार्ज ले रही है, पैसा ले रही है, तो जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। आज मैंने, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी ज्वेलरी बनती है एक कुटीर उद्योग है, एक तरह से देखा जाए तो कॉटेज इंडस्ट्री है, हाथ से सारी ज्वेलरी बनती है, मशीनों से नहीं बनती। हम जब ज्वेलरी बना के हॉलमार्किंग सेंटर में देते हैं, अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं इसके अंदर प्योरिटी की कमी है, तो उसको फेल कर दे, उसको स्टैम्प नहीं लगाएगा, हम उसको रिजेक्ट में डाल देंगे, उसको दोबारा बनाएंगे। लेकिन अगर उसने इसको पास कर दिया है, उसको स्टैम्प लगा दी टेस्ट करने के बाद, तो जिम्मेदारी हॉलमार्किंग सेंटर की होनी चाहिए ना, व्यापारी की नहीं होनी चाहिए। तो हम ये भी हमारे एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम उठा रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी, जब हमने लास्ट टाइम भी इसको चैलेंज किया था, कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि जहां आप जो कार्य आपने किया ही नहीं, प्योरिटी असेसमेंट का कार्य करने वाली अलग लेबोरेटरी है, BIS से ऑथोराइज्ड है वो, BIS उसको पीरियोडिकली चेक करते हैं, उसके बाद उनको लाइसेंस देते हैं कि आपको इस चीज को चेक करने का लाइसेंस दिया जाता है, उनसे चार्ज लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो उसके बाद तो जिम्मेदारी उन लेबोरेटरीज की होनी चाहिए, व्यापारी की तो किसी हालत में जिम्मेदारी बननी नहीं। हाँ, अगर हॉलमार्किंग होने के बाद व्यापारी उसको टेम्पर करता है, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ करके उसको चेंज कर देता है, तो मैं कहता हूँ उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। हॉलमार्किंग ज्वेलरी को अगर हम टेम्पर करें तो हमारे पे जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर टेम्पर नहीं किया गया तो उसकी जिम्मेदारी हॉलमार्किंग सेंटर की है। होता है क्या, हॉलमार्किंग सेंटर वाले अपने सामान जितना भी आता है उसको स्टैम्प कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं, अच्छी से उसकी टेस्टिंग ही नहीं करते। अब जब टेस्टिंग वो नहीं करते तो जिम्मेदारी व्यापारी पे आ जाती है, व्यापारी उसका खामियाजा भुगतता है। तो ऐसा क्यों? उनको अच्छे से टेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये भी तथ्य सामने आया है कि फिर ये जो कहते हैं कि बहुत जो नॉमिनल चार्जेस मिलते हैं, 25 रुपए कुछ चार्ज होता है, तो चार्जेस बहुत कम होते हैं सेंटर के जो उनको मिलते हैं हॉलमार्किंग करने के लिए। उसके अंदर वो किस तरह से लैब पे टेस्ट करें और किस तरीके से उसकी गारंटी लेंगे, ये भी एक तथ्य सामने आया है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, 35 रुपीज ले रहे हैं पर पीस आज की तारीख में, वो 35 रुपए ले रहे हैं, और ये डिसाइड भी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ही करता है। अगर इस अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा तो उसका अल्टीमेटली बाहर कंज्यूमर पे आने वाला है, क्योंकि ये जो भी पैसा हम देंगे वो कंज्यूमर को देंगे।
तो इसको अगर कुछ बढ़ाएंगे वो तो इसका नुकसान जो होगा ना, इसका भार कंज्यूमर के ऊपर आने वाला, ग्राहक के ऊपर आने वाला। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ इसको तो बढ़ाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, आज एक हॉलमार्किंग सेंटर अच्छे से 400 पीस पर डे हॉलमार्क कर सकता है। आज की जो तकनीक है जिसके अंदर XRF टेक्निक जिसको बोलते हैं, एक्सरे RF टेक्निक, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक के थ्रू करते हैं, उसमें काफी पीसेस को फास्ट भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इसमें भी नुकसान होता है, इसीलिए हॉलमार्किंग सेंटर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर उनको नुकसान होगा तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे ना। और मैं तो दूसरी बात बोलता हूँ, आप 35 नहीं 50 रुपए कर दीजिए, लेकिन कम से कम काम तो अपना पूरा कीजिए। आप 35 रुपए लेके अगर अपना काम सच्चाई से नहीं करते हैं तो वो 35 भी बेकार है ना। कहीं ना कहीं लाइबिलिटी तय होनी चाहिए सर। अगर आप लाइबिलिटी तो उनकी होनी चाहिए, लाइबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी असेसमेंट करते, हमने ये देखा कि कई बार आप जैसे किसी कंपनी का अगर जैसे केयर है या रेटिंग एजेंसी है, वो उसको करके देती है, या कोई थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक लाइबिलिटी बननी चाहिए कि थर्ड पार्टी असेसमेंट कर रहे हैं, जब जो चीज के लिए फीस ले रहे हैं, जो अपनी ईमानदारी से काम करने के लिए उनकी एक्सपर्टीज है इस चीज में कि वो किसी चीज का असेसमेंट करते हैं, तो जहाँ अधिकार है तो वहाँ कहीं ना कहीं लाइबिलिटी भी उनकी तय होनी चाहिए, मेरा ये मानना। एब्सोल्युटली, यही हम लोग कह रहे हैं कि वो इसके एक्सपर्टीज हैं, इस काम के दक्ष हैं, जिस काम को टेस्ट कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। व्यापारी की जिम्मेदारी निश्चित रूप से तब होनी चाहिए कि हॉलमार्किंग के बाद में वो उसके अंदर कोई टेम्परिंग करता, कोई छेड़छाड़ करता, तब व्यापारी की जिम्मेदारी। अच्छा, ये मीटिंग में हमारे जब मिनिस्टर से बात हुई थी, हमने कहा, और उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, और इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई जब तक ये निश्चित नहीं हो जाए कि कहाँ पे गलती हुई है। अगर हॉलमार्किंग सेंटर ने गलती की तो हॉलमार्किंग सेंटर को इसके लिए पेनलाइज किया जाना चाहिए, और अगर व्यापारी ने गलती की उसके बाद में, हॉलमार्किंग होने के बाद में व्यापारी ने गलती की, तो उसको पेनलाइज करना चाहिए, उसको पेनल्टी होनी चाहिए। ये मिनिस्टर के सामने भी तय हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारी सारी व्यापारी के ऊपर ही डाली। कैलाश जी सर, रामचंद्र सर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या किसी भी तरह के सरलीकरण को लेकर तैयार है? कहाँ तक आपकी बात पहुंची है, और अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है सर? रामचंद्र सर, आप अनम्यूट करिए। सर नमस्कार अगेन। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सारी बातें सरकार तक भी पहुँच रही है, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर व्यापारियों को परेशानी आ रही है, छोटे व्यापारियों को परेशानी आ रही है, तो उसमें कुछ नीति ऐसे बनाए जिससे कि इस प्रक्रिया के द्वारा लागू तो हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि व्यापारियों को परेशानी हो। सरकार की नीतियों का सभी व्यापारी स्वागत करते हैं, और व्यापारी भी हमेशा चाहते हैं कि पूर्ण गुणवत्ता का माल देवे, क्योंकि व्यापारी अपनी साख को बनाएगा तो उसको हमेशा अच्छी गुणवत्ता का माल बेचते हुए उसकी साख बनती व्यापारी। तो व्यापारी अपनी साख बनाने के लिए आज तक हमारे हिंदुस्तान में जितने भी ज्वेलर्स आ रहे हैं, जितने भी जौहरी और बुजुर्ग काम कर रहे हैं, वो सब अपनी साख के पीछे ही काम कर रहे हैं, और हमेशा चाहते हैं कि पूर्ण गुणवत्ता का माल देवे। हॉलमार्किंग के द्वारा इसका स्वागत किया गया है, क्योंकि वो माल की ट्रेडमार्क होने से सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे एक वाकई में सरकार का द्वारा एक किया गया अच्छा फैसला है, और उसका सभी ने स्वागत किया है। लेकिन HUID के नियम के तहत जो परेशानी आने वाली है, छोटे व्यापारियों को परेशानी आने वाली है, वो हमें ज्यादा भारी लग रही है। हम चाहते हैं कि इसको सरलीकरण किया जाए और इसी तरीके से लागू किया जाए जिससे किसी को परेशानी नहीं हो। चाहे आपको सारी बातें विस्तार से हमारे नवल जी साहब ने बताई है और कैलाश जी साहब ने बताई आपको कि जो व्यापारियों को परेशानी आने वाली है उसी से हम परेशान है। हम चाहते हैं, हमारे एसोसिएशन के द्वारा हम सभी मेंबर्स को भी सूचित किया था और हड़ताल में हमने सबका साथ दिया था। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी मेंबर्स, हमको भी इंफॉर्मेशन दी थी, 6500 लगभग हमारे मेंबर्स हैं एसोसिएशन जयपुर के, उनको भी हमने सूचना दी हुई है। सब लोगों ने इसका स्वागत किया है। सभी लोग चाहते हैं कि HUID का नियम कठिन है और देश के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए पर्टिकुलरली, इसमें पता है अभी नवल जी साहब, बड़े व्यापारियों को परेशान होने वाली है। बिल्कुल सर, हड़ताल के बाद ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार या वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से आपको किसी भी तरह का कोई व्यू है कि किस तरह के सरलीकरण को गवर्नमेंट अभी रेडी है, या आगे आपकी क्या रणनीति है, वही मैं जानना चाहता हूँ। ज्वेलर्स एसोसिएशन के पास में इस तरह की कुछ सूचना नहीं आई है। अगर सरावा और दूसरी कमेटीज के पास आई हो तो मुझे भी जानकारी नहीं है। ये आप उनसे बात सर। देखिए, ऐसा है
हमारी एक नेशनल टास्क फोर्स बनी हुई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से वार्ता करती है। अलग अलग स्टेट के उसमें हमारे पदाधिकारी हैं जो लग रहे हैं इस काम में। पीयूष गोयल जी ने पिछली मीटिंग के अंदर में हमारे कहा था, 18 तारीख की मीटिंग हुई थी, बोले यूनिक कोड नहीं हटाएंगे लेकिन इसको सरलीकरण के लिए आप हमसे कोई भी उपाय सुझाव बात कर सकते हैं। तो हमारा इसी विरोध को लेकर के हमने जो 23 तारीख को हड़ताल की थी, उनको यूनिक कोड हटाने के लिए की थी। फिर भी देखो, केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खोल रखे हैं। व्यापारी इस बात का स्वागत करते हैं कि हमारे साथ किस तरह की वार्ता करते हैं, किस तरह का नतीजा केंद्र सरकार द्वारा हमारे को मिलता है। फिर भी एंड तक हमारा यही विरोध रहेगा कि यूनिक कोड हटाया जाए और इसको पुरानी तरह से हॉलमार्किंग नियम लागू। नेटवर्क इशू, कैलाश जी ने जो बात कही, अगर अपन में कर लेते हैं, उनका शायद नेटवर्क नहीं है तो हाँ। जो बात कही देखो सर, मैं थोड़ा सा आगे की रणनीति को लेकर ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी ज्वेलर्स हम आज ज्वेलर्स जो भी अपनी बात करते हैं उसमें कोई तरह से ऐसी चीज नहीं रखते हैं जो गैर वाजिब। सारी चीज तर्कसंगत बात ही हम गवर्नमेंट के साथ है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, हमारी 2 बार गवर्नमेंट से 2 बड़े स्तर पे बैठके हुई। एक, उन्होंने सबसे पहले जब हॉलमार्किंग को मैंडेटरी करना था तो किस तरह से किया जाए, उसके लिए एक कमेटी बनाई थी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे, जैसे मैंने पहले बताया। उसके अंदर उसका नाम दिया गया था एम्पावर्ड कमेटी। उसके अंदर जो मुद्दे तय हुए, माननीय मंत्री महोदय ने भी उसको माना, सबने मान के कंसेंसस बनाया। लेकिन जब उनको लागू किया गया तो उन मुद्दों से विपरीत हो गई सब चीजें। उसके बाद में जब लागू होने के बाद में जब समस्या आने लगी, तब मिनिस्टर जी ने अगेन कहा कि भाई हम एक एडवाइजरी कमेटी बना देते हैं। उस एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी ट्रेड से रिप्रेजेंटेशन हुआ, करीब 7-8 लोग ट्रेड के थे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लोग, साइंटिस्ट भी उसके अंदर थे, गवर्नमेंट के नॉमिनीज उसमें थे। इस तरह से एम्पावर्ड जो एडवाइजरी कमेटी बनी, उसकी भी काफी मीटिंग्स हुई, सारी परेशानी हमने उसमें भी रखी। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि उन जो मीटिंग्स हुई उनकी मिनट्स तक भी रिकॉर्ड नहीं की गई। या पता नहीं इसके अंदर अफसरशाही हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है। जनरली यही होता है कि कोई भी मीटिंग्स होती हैं, इतने ऊंचे लेवल की अगर मीटिंग होती है, हम छोटे लेवल की मीटिंग्स के अंदर भी मिनट्स रिकॉर्ड की जाती है, उनके मिनट्स रिकॉर्ड नहीं की जाती। और जो मिनिस्टर को जो जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय को जिस तरह से जो फीडबैक दिया जाता था वो हमारे अगेंस्ट होता सारी चीज। तो मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं इसमें अफसरशाही की कोई वो है जिसकी वजह से ये सब चीजें लागू नहीं हो रही है। नहीं तो हमारी जो मांगे बहुत तर्कसंगत है, इसमें कोई भी अनुचित मांग नहीं है, इनको तुरंत लागू। कैलाश जी सर, आपका व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है और नेटवर्क इशू रह गया था। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को पूरी रखें सर, कि आज आगे की रणनीति हम आपकी ओवरऑल जानना चाहते हैं। देखिए, आगे की रणनीति पूरे देश में वार्ता चलती है। जब तक केंद्र सरकार से फाइनल गाइडलाइन नहीं आती है, डिसीजन नहीं होता, उसके बिना हम रणनीति बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारी वार्ता के दरवाजे खोल रखे हैं। अगर वो हमारी बातें नहीं मानती है, मांगे नहीं मानती है, ट्रेड के लिए परेशानी आएगी। तो हो सकता है व्यापारियों को आगे हड़ताल पे भी जाना पड़े, ट्रेड को बंद करना पड़े। जिस तरह से पहले ट्रेड को बंद किया था अनिश्चितकालीन के लिए, वैसा बंद करने का पॉसिबल हुआ तो हम देश के अंदर में एक साथ मिलकर करेंगे। जिस तरह देश में एक दिन में सांकेतिक हड़ताल की है अभी हमने, इसीलिए केंद्र सरकार से हमारी यही है, इस ट्रेड को बचाना है, छोटे कुटीर उद्योग को बचाना है। काफी कारीगर वगैरह इसमें काफी अच्छी संख्या में लगा हुआ है। ओवरऑल HUID को लेकर आप लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल, हम लंबी लड़ाई करने को तैयार हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आज देश के जीपीटी ग्रोथ के अंदर में काफी अच्छा हिस्सा हमारे ट्रेड से केंद्र सरकार को मिलता है। अब केंद्र सरकार ने हमारे स्टेट को डैमेज करने में कुछ अफसरशाही लोग लगे हुए हैं, बहुत गलत धारणा से लगे हुए हैं। मिनिस्टर तक हमारी बात नहीं जाती। जैसे नवल जी ने बताया, सही कहा, ये बड़े किसी सेक्टर से मिलकर के हमारे ट्रेड के अंदर में अपने हाथ में पावर लेकर के छोटे उद्योग को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे छोटे कारीगर कुटीर उद्योग के रूप में जो हस्तशिल्प कला में काम चल रहा है, जिसमें उस काम को उन्होंने अड़ंगा लगाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। व्यापारी सब एक है हिंदुस्तान के अंदर में, सारा ट्रेड मिल करके इसका विरोध करेगा। सर, राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? अदर स्टेट की जो एसोसिएशन है, तो आपकी राष्ट्रीय संस्था है, उस राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पे हमारा पूर्ण समर्थन है। हमारे हर स्टेट में बात होती है,
उसमें जो हमारे एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है उसके द्वारा सारी वार्ता चलती है, केंद्र सरकार से वार्ता हो रही है। फाइनल डिसीजन अभी तक आया नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, डिसीजन सही नहीं आएगा तो उसका विरोध पूरा रहेगा। और उसके बाद में उसी हमारी एक मीटिंग्स भी होती रहती है, इंडिया लेवल में हम लोग जाते हैं, उस मीटिंग्स में हमारे कोई प्रतिनिधि उसको ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं। तो उस रणनीति उसी हिसाब से हमारी बनती है। जब तक हमारी वार्ता का डिसीजन नहीं आता, आगे कोई रणनीति नहीं आती है। सरकार अब द्वारा कब वार्ता करती है, क्या डिसीजन लेती है, उसके बाद ही हमारी रणनीति आगे है। क्या कितनी मोटी मोटी संख्या आप मानते हैं हिंदुस्तान में कितने व्यापारी होंगे और कितने लोग इसमें रोजगार होगा? देखिए, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन देश की संख्या का 20% आदमी समझ लीजिए स्टेट से जुड़ा हुआ है। 20% व्यापारी वर्ग मिला करके 25 से 30% स्टेट से जुड़ा हुआ है, जिसमें 5% व्यापारी है, बाकी 25% से 20% लोगों को रोजगार दे रखा है ट्रेड ने। पूरी जो जनसंख्या मैं अनुमानित ये बता सकता हूँ आपको। अच्छा, अनुमान आप ये लगा रहे हैं। सर, जिस तरीके से नवल अग्रवाल साहब से मैं जानना चाहता हूँ, इम्पोर्ट ड्यूटी काफी हाई है और गोल्ड हाई रेटों पे आप शुरू में एक बात आई थी मार्जिन को लेके, तो बहुत कम मार्जिन पे काम अभी ज्वेलरी का चल रहा है। क्या आपका मानना है सर, इसके अंदर जो एक्सपर्टीज होती है उसके हिसाब से मार्जिन होते हैं, या जो जिस तरीके से हाल में पिछले कुछ सालों में हमने कितानवी गेम्स या और भी जैसे जो डायमंड की कंपनीज हैं जो बैंकरप्ट हुई हैं, उनसे जिसको फाइनेंसिंग की स्थिति है, अदर पक्ष पर थोड़ा सा एचयूआईडी की बात हुई है हमारी, तो ज्वेलरी के अदर पक्ष पर भी थोड़ा सा आपका विचार करना चाहिए। देखिए, मैंने शुरू से ही बताया कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट गोल्ड ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है। डायमंड ज्वेलरी का आप जैसे मैं आपको बताऊं कि आज वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। आज हिंदुस्तान के अंदर 92% डायमंड इंपोर्ट आता है और यहाँ से बन के एक्सपोर्ट होता है। यानी हमारे यहाँ से 92% डायमंड भी का एक्सपोर्ट भी वर्ल्ड ओवर हमारे यहाँ से बन के जाता है। अगर 10 हीरे हैं तो उसके अंदर से 9 हीरे हमारे यहाँ से तराशे गए। इतना बड़ा मार्केट यहाँ का एक्सपोर्ट मार्केट है, सब कुछ है। जैसा कैलाश जी ने बताया, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया है। उसके बावजूद उसके वो है, और उसके साथ साथ ये आज हिंदुस्तान में आप जैसे जानते हैं कि स्टेट को जो ज्वेलरी खरीदते हैं वो ज्वेलरी का कोई सांस्कृतिक स्वरूप है। यहाँ पर हमारे यहाँ ज्वेलरी को ऐसे नहीं खरीदी जाती। आज हर हमारा जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी अपने संस्कार होते हैं, उनके साथ ज्वेलरी की बाइंग जुड़ी हुई है। और ये इसका महत्व इसीलिए है कि 5,000 साल से हमारे हम लोग ज्वेलरी का व्यवसाय करते आए हैं। एक बहुत बड़ा स्कोप इसका है। मैं आपका क्वेश्चन एक बार जरा रिपीट करें तो मुझको सर, जिस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी को लेके एक बात की कि काफ़ी इम्पोर्ट ड्यूटी सोने पे है और काफ़ी महंगा सोना ये पड़ता है। इम्पोर्ट ड्यूटी की जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सोने की जो अधिक कीमतें हैं उसमें कीमतों के बाद में जिस तरीके से जो डॉलर रुपी डेप्रिशिएट हुआ, तो 1700-1800 डॉलर पहले भी था, लेकिन रूपी अप्रिशिएट होने की वजह से आज ये 45 से 50,000 के बीच में मिल रहा है, जबकि 30,000 से ज़्यादा रेट नहीं होनी चाहिए गोल्ड की। तो ये जो गोल्ड की जो कीमतें हैं उसको कैसे देखते हैं, इसकी क्या इसका व्यापार पे जो इसके डायनेमिक्स हैं, जो कीमत के जो डायनेमिक्स हैं, उसको किस तरीके से आप पूरा आपका आंकलन है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निश्चित रूप से जो एक हाई इम्पोर्ट ड्यूटी और डॉलर अप्रिशिएशन होने के बाद में जो मार्केट के अंदर आज 45 से 50,000 रुपये पर 10 ग्राम की जो रेट्स गोल्ड की पड़ती है आने के बाद, ये काफी महंगा काम हो गया। उसकी वजह से जो एक लोअर छोटा तबका है वो ज्वेलरी सेक्टर से दूर जाने लगा। तो एक तो उसकी वजह से हम लोग को सामने जो चैलेंज है कि उनको भी हम ज्वेलरी कैसे बेचें, तो लाइट वेट की ज्वेलरी बहुत पॉपुलर हुई है उसकी वजह से, और दूसरा लोअर कैरेटेज की ज्वेलरी पॉपुलर हुई है। जैसे पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी, अभी इसीलिए हमने हॉल मार्किंग के अंदर 20 कैरेट की ज्वेलरी को भी एक्सेप्ट करवाया कि 20 कैरेट की ज्वेलरी भी बेची जा सके। 18 की जगह 14 कैरेट की ज्वेलरी भी काफी बनने लग गई है।
एक तो कैरेटेज लोअर होने से, जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए चीज, और उसके साथ साथ लाइट वेट की ज्वेलरी। हमारा बहुत प्रयास है सरकार से इम्पोर्ट ड्यूटी कम करवाने का, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी नहीं। हो सकता है आने वाले समय में उसको समझ पाएंगे कि अगर इस देश के अंदर रोजगार का अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है और देश के अंदर इस व्यापार को और उन्नत बनाना है, एक ऐसे कुटीर उद्योग है, एक ऐसा हस्तशिल्प है जिसकी वजह से कि काफी लोग रोजगार में, और यहाँ की अपनी एक विशेषता, आप जैसे जानते हैं जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर कुंदन मीनाकारी की जो ज्वेलरी बनती है, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी बनती है जिसको विदेशों में बहुत सराहा जाता है। डायमंड की ज्वेलरी भी आज हमारे हिंदुस्तान में जितनी बनती है वो बाहर बहुत सराही जाती है। और एक चीज और बताऊं आपको कि आज एक्सपोर्ट के अंदर ज्वेलरी का हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इतना बड़ा हब होने के बावजूद भी, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का हब इंडिया होने के बावजूद भी, हम सिर्फ केवल 2 से 5% हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड ज्वेलरी के अंदर एक्सपोर्ट के, जो कि जिसकी क्षमता कम से कम 60 से 70% की है। तो अगर इस उद्योग को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले, प्रोटेक्शन मिले, तो बहुत बड़ा इसके अंदर स्कोप होता है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर एक अपना बड़ा स्थान बना सके। और धीरे धीरे कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उसके लिए सरकार का प्रश्रय और प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। बिल्कुल नवल सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवल सर को, रामचरण सर को और कैलाश जी सर को कि प्रदेश के ज्वेलर्स तो आपके साथ में खड़े ही हैं, मीडिया भी आपके साथ में इस हक की लड़ाई के लिए खड़ा है सर। कुछ ना कुछ सोल्यूशन जल्दी ही निकलेगा, नहीं तो कैलाश सर ने कहा है कि हम लंबी लड़ाई को तैयार हैं। सेकंड बात ये है कि आज का ये जो वेबिनार है, ये हम लोग YouTube पे भी इसको लाइव करेंगे थोड़े टाइम बाद में, और हम लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक इस बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि समय की बाध्यता है, तो उस जगह पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी सीनियर पैनलिस्ट का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आज के वेबिनार के लिए आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच कैलाश जी सर, रामचरण सर, नवल सर। आपके जो व्यू है, अगर कोई भी पार्टिसिपेट देखना चाहे तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से पूरी वेबिनार को आप अगेन देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं सर। रामचरण गुप्ता साहब से मैं ले लेता हूँ सर कि हमारे सर वरिष्ठ पत्रकार है कुलदीप शर्मा जी, कि जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह के नियम आपने सुझाए हैं, सरकार क्या नियम परिवर्तन कर रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भाई साहब, आप बोलिए। अब सरकार ने किस प्रकार की आवाज क्या इको हो रही है आपकी? हो रही है आपकी आवाज। हाँ बताइए। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलदीप शर्मा जी, तो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के नियम सुझाए हैं और क्या सरकार इनमें परिवर्तन करे। ये HUID के जो नियम है वो सरकार को पता है। इसमें जो परेशानियां जो लोगों को आने वाली है वो भी सरकार को पता है। सरकार के बारे में सारे ज्ञापन दिए जा चुके हैं। नेशनल टास्क फोर्स द्वारा जो हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाई हुई है, उन्होंने पूरे ज्ञापन केंद्रीय सरकार को भी दे रखे हैं। और ये चूंकि BIS का मामला है, भारतीय मानक ब्यूरो जो बना रखा है, उसी के अंदर ये सारी नीतियां लागू होती है और नीति आयोग से नीति चलती है। तो हम चाहते हैं कि नीति आयोग अच्छी तरीके से इसको लागू करे और देश के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके और व्यापारी मजबूती से इस काम को कर सके और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखे। ठीक है, धन्यवाद। मैं अगेन थैंक्स कहना चाहता हूँ कैलाश जी सर को, रामचरण सर को, नवल सर को। थैंक यू सर सो मच, आपने समय निकाला। और बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी इस हक की लड़ाई में जिस तरह से मैंने देखा कि मीडिया भी आपके साथ में खड़ा है, प्रदेश के ज्वेलर्स के साथ में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। बिजनेस रेमेडीज द्वारा प्रिंट मीडिया के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दे सरकार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारे द्वारा आगे भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर वेबिनार की जाएगी।
आप बने रहे बिजनेस रेमेडीज की यूट्यूब चैनल के साथ, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।